ऑलराइट। साइंटिफिक रेवोल्यूशन ने हमें कायनात और इंसान के बारे में एक नई समझ और सोच दी है। पहले लोग वही बातें मानते थे जो सदियों से चली आ रही थी, लेकिन अब लोग एक ऐसे नजरिए की तरफ चले आए हैं जिसे एक्सपेरिमेंटल या फिर आजमा के देखा जाया जा सके, जिसके हवाले एक एम्पेरिकल प्रूफ एग्जिस्टेंस में हो, यानी कोई सबूत हो। इंसानी जीवन में पहली बार ग्रोथ या तरक्की एक ऐसी चीज बन गई जिसे हम मेजर भी कर सकते थे, जो कि धीरे धीरे समय के साथ बढ़ती रहती है। पहले इंसान ये नहीं सोचा करते थे कि वह अपनी पिछली नस्लों से ज़्यादा उम्र को बिताएंगे। इनफैक्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी। ना ही वो ये उम्मीद रखा करते थे कि वे सेहतमंद और एक खुशहाल लाइफ को गुजारेंगे। कभी कभी हालात अच्छे हो भी जाया करते थे और कभी कभी ये हालात बहुत बुरे होते थे, इसमें कोई शक नहीं। पर धीरे धीरे पॉपुलेशन भी बढ़ती रही। लेकिन ये सोचना कि हर नस्ल पिछली नस्लों से ज़्यादा बेहतर होगी, तो ये बात सही नहीं है। रियलिटी में ये एक बहुत नया आइडिया और एक नया ख्याल है। जैसे आज यूरोप के कई देशों में लोग ज़्यादा ज़िंदगी जीते हैं, वहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले से बहुत ज़्यादा है। वुमेन की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का जो रेशो है वो बहुत कम है। और बहुत से देश लाइक चाइना में एक्सट्रीम पॉवर्टी का भी एंड हो चुका है 2025 के आसपास तक। लेकिन अगर हम इंसानों की 10,000 नस्लों को देखें तो केवल लास्ट 10-11 नस्लें ही हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में चाइल्ड मोर्टेलिटी और इन्फेंट मोर्टेलिटी में साफ साफ कमी देखी है। तो ये बड़ा चेंज कैसे हुआ, ये कहना गलत नहीं होगा कि साइंस की वजह से हुआ, जिसे हम कहते हैं साइंटिफिक रेवोल्यूशन की वजह से ये पॉसिबल हो पाया। तो साइंस यूरोप में असलियत में उस टाइम पर पैदा हुआ जब साइंस डोनेटरों ने अपने आप को कैथोलिक चर्च की सोच यानी कि थियोलॉजी से अलग करना शुरू कर दिया। कैथोलिक चर्च बहुत लंबे समय से सिखाता आ रहा था कि पूरा सोलर सिस्टम हमारी अर्थ के आसपास घूमता है, जिसे हम जियोसेंट्रिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। लोग ये समझते थे कि जिंदगी की शुरुआत से ही सब कुछ ऐसे ही है जैसा वो लोग देख रहे हैं। वो कहते थे कि सन, मून, स्टार और दूसरे प्लेनेट जमीन से बिल्कुल गोल घूमते हैं, यानी कि रेवोल्यूशन अलोंग इन अ परफेक्ट सर्कल। इनका यह मानना था कि आसमान की कई लेयर्स हैं, जैसे प्याज की ओनियंस की लेयर्स होती हैं वैसे। उन्होंने इन लेयर्स का नाम भी दिए हुए थे। वो ये समझते थे कि हम एक बड़े से डोम्स में रहते हैं, जो कि एक ट्रांसपेरेंट है, जिसके ऊपर हम देख सकते हैं। और वे लोग ये समझते थे कि इन्हीं लेयर्स के ऊपर भगवान यानी कि गॉड का एक खास एक सुंदर सी दुनिया है। यानी 7 आसमानों के बाद, 7 छतों के बाद जो दुनिया है वो भगवान की दुनिया है, वो खुदा की दुनिया है, वो गॉड की दुनिया है। यानी यहाँ पर भगवान बसते हैं। साथ साथ इस्लामिक आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग सितारों की रोशनी को खुदा की रोशनी समझा जाता था। यानी लोग ये समझते थे कि जो ट्रांसपेरेंट लेयर है वहाँ पर छोटी छोटी खिड़कियाँ हैं। इन खिड़कियों से हमें हेवंस की लाइट आती हुई दिखाई दे रही हैं। लोग ये समझते थे कि आसमान की खूबसूरती, परफेक्ट सिमेट्री, परफेक्ट सर्कल जो चल रहे हैं, ये परफेक्शन जो आसमानों में होता है ये भगवान की आर्ट का एक सबूत है। तो इसलिए कोई भी विजन देना ऐसा था कि जैसे भगवान, खुदा या गॉड की बनाई हुई किताबों को चैलेंज करना हो। लेकिन नए लोग जो नेचुरल फिलोसफी को पढ़ने वाले लोग थे, वो कहने लगे कि पुराने विजन को दोबारा से चेक करने की ज़रूरत है। ये टोलमी का एक सिस्टम है। ज़रूरी नहीं कि हर बात सही हो जो पहले से एग्जिस्टेंस में दिखाई दे रही हो। टोलमी एक बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर्स थे जो एंशियंट ग्रीक पीरियड में एग्जिस्टेंस में थे। वो कहते थे कि हमें खुद देख कर, नाप कर और परख कर ये फैसला करना चाहिए कि वो चीज़ सही है या गलत है। लाइक इम्पेरिकल एविडेंस होना चाहिए हमारे पास हर चीज़ का। जैसे आसमानों की गोल हरकतें जिन पर लोग सदियों से विश्वास करते आ रहे हैं, लेकिन जब ऑब्जर्वेशन की गई तो ये पाया गया कि प्लैनेट एक परफेक्ट सर्कल में नहीं घूमते। इसलिए एस्ट्रोनॉमर ने फिर से टोलेमी के विजन पर ध्यान दिया और चेक किया कि ये विजन सही है या गलत है। इस विजन के अकॉर्डिंग ये सभी प्लैनेट अपने रेवोल्यूशन में और एक बड़े सर्कल में रेवोल्यूशन भी कर रहे थे। ये टोलेमी सिस्टम का एक एग्जाम्पल था और लोग काफ़ी हद तक इस सिस्टम से खुश भी थे, क्योंकि लोगों को ये लगने लगा था कि हमने प्लानिटरी मोशन को पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। फिर 1543 में अपनी मौत के थोड़ा ही पहले पोलैंड के एक एस्ट्रोनॉमर जिनका नाम था निकोलस कैप्रोनिकस, इन्होंने एक बुक लिखी थी।
ये अपने ज़माने के एक बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति में से एक थे। अब चाहे वो कानून लिखना हो, चर्च का कानून लिखना हो, मैथमेटिक्स, फिलोसफी, एस्ट्रोनॉमी या पुरानी लैंग्वेज को एक्सप्लेन करने का इनके पास एक महारत हासिल थी। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द रेवोल्यूशन ऑफ द हेवनली स्फीयर। इस बुक में कैपर्निकस ने पुराने विजन पर रिसर्च की। इन्होंने बताया कि अर्थ वर्ल्ड का सेंटर नहीं है, बल्कि सूरज इस गैलेक्सी का सेंटर है, और हमारी धरती सूरज का चक्कर काटती है, ना कि सन अर्थ का चक्कर काटता है, जिसे हम द हेलियोसेंट्रिक व्यू ऑफ द सोलर सिस्टम कहते हैं। कैथोलिक चर्च ने इस बात पर बहुत ही एग्रेसिवली रिएक्ट किया और इस विजन को डिनाई कर दिया और ये कहा कि ये बिल्कुल गलत है। इसके साथ साथ इटली के एक टीचर जिनका नाम था जियोनार्डो ब्रूनो, इन्होंने कैप्रेनिकस के इस नज़रिए को पढ़ाने की कोशिश करी, जिसके कारण इन्हें जिंदा जला दिया गया, क्योंकि वह कहते थे कि सन अर्थ का चक्कर नहीं बल्कि अर्थ सन का चक्कर लगाती है। और फिर 1577 में इन्होंने एक टूटता हुआ स्टार देखा, जिसे हम आज के समय पे कॉमेट कहते हैं। ये दोनों चीज़ें ये शो करती है कि आसमान ना बदलने वाला नहीं है। हेवन में कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जो परफेक्ट सिस्टम को डिस्क्राइब करती थी, और कुछ परफेक्ट सिस्टम को डिस्क्राइब नहीं भी करती थी, बल्कि ऐसा था कि जो परफेक्ट सिस्टम के अपोजिट भी था। फिर इसके बाद 1600 के स्टार्टिंग में जोनास कैपिलर ने आसमान की हरकतों पर रिसर्च भी की थी। इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि प्लैनेट सन का चक्कर लगाते हैं। साथ साथ इन्होंने ये फॉर्मूला भी दे दिया कि जिससे पता चलता था कि रेवोल्यूशन परफेक्ट सर्कल में नहीं बल्कि इलिप्टिकल है। तो इस तरीके से ये बात क्लियर होगी कि हमारा प्लैनेट सन का चक्कर लगाते हैं, ना कि सन प्लैनेट का चक्कर लगाते हैं। यानी कैपिलर के बाद ये क्लियर हो गया कि आसमानी हरकतें किसी जादुई ताकत से नहीं बल्कि कुदरत के खुद के कुछ फोर्सेस से चलती हैं। इसी समय गैलीलियो की रिसर्च ने साइंस की बहस को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया था। गैलीलियो के समय पे ही दूरबीन का इन्वेंशन ठीक तरीके से हुआ था, जिससे लोगों में आसमान की समझ और भी तेजी से बढ़ी। इनफैक्ट गैलीलियो ने जुपिटर के मून्स को भी पहली बार डिस्कवर किया था इसी समय। इन्होंने ये बताया था कि हमारी मिल्की वे, जो कि एक गैलेक्सी की नज़र में आ रही है, वो असली में कई सितारों के कॉम्बिनेशन से बनी हुई है। इनकी दूरबीन ने सूरज के दागों को भी दिखाए थे। ये चर्च के विजन से बिल्कुल अलग था कि आसमान अनलिमिटेड है जो कभी खत्म नहीं हो सकता। इसी के कुछ ही समय के बाद 1615 में गैलीलियो रोम गए ताकि चर्च के लोगों को अपने काम के बारे में बता सके कि जो सन है वो एक हेलियोसेंट्रिक मॉडल पर काम करता है, यानी कि हमारी दुनिया सन का चक्कर लगाती है, ना कि सन हमारी दुनिया का। लेकिन 1616 में, यानी कि 1616 में, चर्च ने इस आइडिया या रिसर्च को गलत कह दिया और पढ़ाने से भी मना कर दिया। गैलीलियो ने उस टाइम चर्च से प्रॉमिस किया कि वो अपने विज़न या आइडिया को किसी को नहीं पढ़ाएंगे और ना ही इस आइडिया को किसी को बताएंगे। लेकिन इस प्रॉमिस के बाद भी 1632 में उसने एक बुक लिखी जिसका नाम था द डायलॉग्स ऑफ कंसर्निंग ऑफ टू चीफ वर्ल्ड सिस्टम। टू चीफ वर्ल्ड सिस्टम, इसमें नोटिस करने वाली बात है, यानी एक ऐसी बुक लिखी गई थी जिसमें दो वर्ल्ड सिस्टम को एक्सप्लेन किया गया था। पहला जियोसेंट्रिक वर्ल्ड जो कि चर्च मानता था, और दूसरा हेलियोसेंट्रिक वर्ल्ड जो कि चर्च नेग्लेक्ट किया करता था। और अगर हेलियोसेंट्रिक सिस्टम को पढ़ाया जाए जो कि गॉड के अगेंस्ट जाने के बराबर था उस समय, तो 1636 में इस बुक के कारण गैलीलियो को गॉड के अगेंस्ट बताकर पनिशमेंट देने की कोशिश की। लेकिन मौत से बचने के लिए गैलीलियो ने अपने विज़न को फिर से वापस ले लिया और गलत उसको कह दिया। पर चर्च ने 350 सालों के बाद अपनी इस जियोसेंट्रिक वर्ल्ड की सोच की गलती मानी, और 1992 में 13 साल के डिस्कशन के बाद चर्च ने इनजस्टिस की बात को माना कि गैलीलियो के साथ हमने गलत किया था, और चर्च ने इस बात के लिए अपोलोजाइज भी किया था। तो ये इस बात का सबूत है कि उस समय लोगों के अंदर साइंटिफिक रेवोल्यूशन और साइंटिफिक समझ आना शुरू हो गई थी, और लोगों ने गॉड के अगेंस्ट या फिर जो लिमिट सेट की गई थी रिलीजियस बुकों के द्वारा, उसके पार जाकर लोगों ने सोचना सीखा।